नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड मौत के मामले को लेकर अतुल के अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्रा ने यह बताया कि 125 का मेंटेनेंस का मुकदमा लड़की ने किया था और यह कोर्ट में चल रहा था। जब मीडिया अतुल के ससुराल से उनका पक्ष जानना चाहा तो बदसलूकी और धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। अतुल के वकील ने कहा कि अतुल अपनी मौत का जिम्मेदार जिन लोगों पर ठहराया है उनको जिम्मेदार, वो पूरी तरह से निराधार है, जबकि अतुल कमजोर दिल का युवक था, इसलिए ऐसा कदम उठाया। वकील ने यहां तक बताया कि लड़का और लड़की अच्छी जॉब करते थे जिससे उनकी आय बेहतर थी, लिहाजा इसलिए न्यायालय द्वारा बच्चे के भरण पोषण के लिए लड़के को 40,000 प्रतिमाह देने का ऑर्डर किया था। ये जो ऑर्डर हुआ लड़के को ज्यादा, लड़की और ज्यादा लगा और इसको लेकर लड़के को हाईकोर्ट जाना चाहिए था। वायरल वीडियो में जज पर जो आरोप लगाया गया वो निराधार है और इसी मामले में इंडिया वॉइस के संवाददाता ने अतुल के वकील से भी खास बातचीत की है। बेंगलोर में अतुल सुभाष की जो आत्महत्या के मामला जो इन दिनों सुर्खियों में, हमारे साथ जौनपुर के अधिवक्ता दिनेश मिश्रा जी जो कि अतुल मृतक जो उनके अधिवक्ता हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सर, पूरा मामला क्या, पहले मैं आप बताइए। आप देखिए, मैं ये निकिता ने जो है हमारे क्लाइंट के खिलाफ जो मुकदमा 125 का किया था, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, भरण पोषण का, इसी मुकदमे की पैरवी हमारे यहाँ से बराबर की जाती थी। हाँ, ये सही है कि निकिता ने इसके अलावा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का 498A का और एक मुकदमा 302 और 377 का 156(3) के माध्यम से किया था, और हालांकि उसको वापस ले लिया उसने बाद में। तो इन सब मुकदमे को उसने निश्चित रूप से गलत ढंग से किया था। डिवोर्स कोई मुकदमा भी था? डिवोर्स का भी मुकदमा था, हालांकि उसको कंटेस्ट करने की बात हम लोगों के बिस्तरे से, हम लोगों की सीट से नहीं हुई, लेकिन ये जानकारी में था। हालांकि जब 125 के मुकदमे में बहस चल रही थी और हम लोगों ने कहा माननीय जज साहब से कि इसने डाइवोर्स का भी मुकदमा कर रखा है, दिस ऑल्सो अमाउंट टू क्रूएलिटी, तो उन्होंने ये एडमिट किया कि यह मुकदमा मैंने गलती से कर दिया। अतुल की शादी किस सन में हुई थी सर? अतुल की शादी मेरे ख्याल से 2019 में हुई थी। सर, अतुल को जुर्माना लगा था क्या? 40,000 पेनल्टी का, या अपने परिवार भर पर कुछ था क्या? उसको पेनल्टी नहीं बोलते हैं, वो 125 के मुकदमे में 40,000 रुपये का मेंटेनेंस अलाउंस उनके बच्चे को, व्योम को देने के लिए आदेश हुआ था। 2 लाख रुपए की मांग उन्होंने किया था कि लड़की को और उनके बच्चे को मेंटेनेंस के रूप में दिलाया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है, चूँकि वो खुद कमा रही थी, तो उसको नयत करके बच्चे के फेवर में 40,000 रुपये प्रति माह एज मेंटेनेंस देने का जो है वो एक आदेश किया था। असल लगातार अतुल जो अपने पत्नी को गंभीर आरोप लगाए, इस तरह पति पत्नी जो बात होते हैं, आप प्रकृति दुष्कर्म की बात सामने आई, क्या इस तरह केस में कोई आपसे बातचीत हुआ है? बिल्कुल, ये हमारी जानकारी में है। ये गलत आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, उनकी पत्नी के द्वारा। आखिरी बार कब बात हुई आपसे अतुल से, या फोन पे बात? जून पे। कोई फोन पे केस पे बात नहीं की थी? नहीं, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से वो जून में जब आए थे, जब बहस करनी थी इस मुकदमे में, तो उसी समय आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। अतुल क्या आप वकील हैं, तो कितने करीब, बहुत करीब जानते होंगे, तो क्या जो खौफनाक कदम आखिर वो लड़का उठा सकता है, ऐसे कैसे लगे? देखिए, ऐसा है कि मेरी जानकारी में मैंने जो बात किया और जो मैंने गैदर किया, बड़ा ही सौम्य लड़का था और बड़ा ही लॉ अबाइडिंग भी था और कानून में विश्वास रखने वाला लड़का था। और इस कदम के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग भी दुखी हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ जो है अतुल जी के अधिवक्ता थे, मृतक अतुल के। और फिलहाल जो है अतुल केस मामले में पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा अतुल के मौत के जिम्मेदार कौन है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को अपने आधिकारिक आवास पर महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का विमोचन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे और सुब्रमण्यम भारती के बीच एक जीवंत कड़ी है, एक आध्यात्मिक कड़ी हमारी काशी भी है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। भारतीयार ने अपनी बहुत सी रचनाएं गंगा के तट पर काशी में रहते हुए लिखी थी। इसलिए आज मैं
उनके शब्द संकलन के इस पवित्र काम का काशी के सांसद के रूप में भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि महाकवि भारतीयार के योगदान को समर्पित एक चेयर की स्थापना बीएचयू में की गई है। साथियों, सुब्रमण्य भारती ऐसा व्यक्तित्व सदियों में कभी एकाध बार मिलता है। उनका चिंतन, उनकी मेधा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व, ये आज भी हर किसी को भी हैरान करता है। केवल 39 ईयर के जीवन में भारती जी ने हमें इतना कुछ दिया है जिसकी व्याख्या में विद्वानों का जीवन निकल जाता है। थर्टी 39 ईयर और उनको काम करते करते 60 साल गए। बचपन में खेलने और सीखने की उम्र में वो राष्ट्र प्रेम की भावना जगा रहे थे। एक और वो आध्यात्म के साधक भी थे, दूसरी ओर वो आधुनिकता के समर्थक भी थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति के लिए प्यार भी दिखता है और बेहतर भविष्य की प्रेरणा भी दिखती है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने आजादी को केवल मांगा नहीं, बल्कि भारत के जनमानस को आजाद होने के लिए एक जगजोरा भी था। और ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने देशवासियों कहा था, मैं तमिल में ही बोलने का प्रयास कर रहा हूं, उच्चारण दोष के लिए आप सब विद्वज्जन मुझे माफ करना। महाकवि भारतीयार ने कहा था, ऐन्द्र त्रणियम इंद सुंदतिर्दागम ऐन्द्र मड़ियुम एंगल अड़ी मेइन मोगम। यानी आजादी की ये प्यास कब बुझेगी, गुलामी से हमारा ये मोह कब खत्म होगा। यानी उस समय एक वर्ग था जिनको गुलामी का भी मोह था, उनको डांटते थे, गुलामी का ये मोह कब खत्म होगा। ये आवाहन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर आत्म अवलोकन का साहस भी हो और जीतने का विश्वास भी हो। और यही भारतीयार की विशेषता थी। वो दो टूक कहते थे, समाज को दिशा दिखाते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अद्भुत कार्य किए। 1904 में 1904 में वो तमिल अखबार स्वदेश मित्रन से जुड़े। फिर 1906 में लाल कागज पर इंडिया नाम का वीकली न्यूज़पेपर छापना शुरू किया। ये तमिलनाडु में पॉलिटिकल कार्टून छापने वाला पहला न्यूज़पेपर था। भारती जी समाज को कमजोर और वंचित लोगों की मदद के लिए प्रेरित करते थे। अपनी कविता संग्रह कर्णन पट्टू में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कल्पना 23 रूपों में की है। अपनी एक कविता में वो गरीब परिवारों के लिए, सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़ों का उपहार मांगते हैं। इस तरीके से वो उन लोगों तक संदेश पहुंचा रहे थे।
तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और इस बीच सदन में हमें कई तरह का उठापटक भी देखने को मिला। एक तरफ सरकार पूरी तरह से वो बजट पेश करने में लगी थी और दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें घेरने में लगी थी। इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आजम खान यानी समाजवादी पार्टी के पूर्व और दिग्गज नेता आजम खान ने संदेश दिया है इंडिया ब्लॉक को। और क्या संदेश दिया है? चिट्ठी लिखा है बकायदा, और जिस पर पैड तो समाजवादी पार्टी का है लेकिन संदेश आजम खान का है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को आजम खान ने नसीहत दी है। रामपुर में जुल्म और बर्बादी का मुद्दा उतनी मजबूती से उठाइए जितना कि संभल का उठाया गया है। और यही नहीं, आजम खान ने इंडिया गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला है। आखिर क्या कुछ कहा है आजम खान ने, यह रिपोर्ट देखिए। जेल में बंद आजम खान ने संदेश लिखा तो गठबंधन में जारी कलेश पर्दे के सामने आ गया। ये मात्र लेटर नहीं है बल्कि संकेत है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये वो गुस्सा है जिसे इतने दिन तक अपने दिल में दबा कर रखा आजम खान ने, लेकिन अब गुस्से का गुबार फट पड़ा है। जिस जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करना तक सपा प्रमुख ने जरूरी नहीं समझा, उस जेल से ही अखिलेश को नसीहत दी है। आजम खान ने समझाया है कि इंडिया गठबंधन की भेड़ चाल में चलने से कुछ फायदा नहीं होगा। ये वही आजम खान है जिनका आशीर्वाद लिया करते थे अखिलेश, जिन्हें मुलायम सिंह का दाहिना हाथ माना जाता था। आज वही हाथ पत्र लिखकर नसीहत दे रहा है, बता रहा है कि संबल पर सियासत करें लेकिन और सभी को दरकिनार ना करें। पत्र में आजम खान ने इंडिया गठबंधन की नीति और नियत पर सवाल उठाया। आजम खान फिलहाल सीतापुर की जेल में बंद है, लेकिन रामपुर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने उनका संदेश जारी किया है। पत्र के हेडर में लिखा गया है, आजम खान का जेल से संदेश। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाही बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, वरना मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर और अपनी नीति पर खुलकर स्पष्ट करें। समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमान को हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जेल में बंद आजम खान पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा उठी है। एक तरफ जहां जेल से आजम खान का लेटर बम फूटा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। जेल से लेटर के रूप में फूटा आजम खान का संदेश में मुस्लिम लीडरशिप पर इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़ा किया गया है। मुसलमानों के हालात का जिक्र करते हुए संभल हिंसा पर, संसद में सियासत पर भी सवाल किया गया है। हालांकि आजम खान का जेल से आया संदेश अब क्या कुछ रंग दिखाता है, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो संसद के दोनों सदनों में बुधवार को भी हंगामा जारी रहा और बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल सरकार को लगातार घेरने के लिए संसद परिसर में रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही कार से संसद परिसर में घुसे या पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे वहां पर राहुल गांधी राजनाथ सिंह के पास पहुंचे और उन्हें गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया। और इसी दौरान कांग्रेस के अन्य सांसद यानी और भी सांसद जो प्रदर्शन कर रहे थे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल और तिरंगा पकड़ा दिया। जानकारी के अनुसार विपक्षी सांसदों ने बुधवार को संसद के बाहर सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और एनडीए सांसदों को गुलाब का फूल और तिरंगा झंडा दिया। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे।
देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। तो झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण के साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए 11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश किया। और क्या कुछ हंगामा भी हुआ उस दौरान, कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश किया। यह बजट चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इसके बाद सदन की कार्रवाई 12 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि सदन राज्यपाल अपने अभिभाषण के जरिए सरकार के कार्य योजना की जानकारी सदन को दी। इसमें हर उन विषयों का जिक्र था जिसको गठबंधन ने अपने साथ गारंटी में लाया था। अभिभाषण के जरिए गवर्नर ने यह बात कही कि सरना धर्म कोड केंद्रीय गृह विभाग में लटका हुआ है। तो वहीं सदन में शामिल होने पहुंचे विधायकों ने सदन से बाहर निकलकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी के साथ सीजीएल एग्जाम को लेकर भी एक बार फिर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की तो सत्ता पक्ष ने इसे प्रपंच बता दिया और कहा कि अगर बीजेपी के पास सबूत है तो सामने रखे, इसके बाद जांच कराई जाएगी। झारखंड में बीते दिन हजारीबाग में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। उस सवाल को लेकर सरकार भी सचेत है। ऐसे में हेमंत सरकार चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में जुटी है। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक सियासी बयान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि झारखंड की हेमंत सरकार चुनाव के समय में किए गए अपने 7 वादों को पूरा करने में कितनी सफल हो पाती है और बीजेपी हेमंत सरकार को इन्हीं मुद्दों पर घेरने में कितना सफल हो पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। अगर विपक्ष का सांसद 5 मिनट भाषण दे तो वो उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभापति जगदीप धनखड़ सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी के तौर पर देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उनको अपमानित करते हैं। उनके व्यवहार के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सभी विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल है। हाँ, आप सबको मालूम है, आप टीवी में भी देखते हो, अंदर आने का अगर आपको प्रवेश मना उन्होंने पहले से किया है तो कम से कम आप सुनते तो हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें
दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा होता है, अपोजिशन पार्टी से कम होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है, पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। तो बस्ती में कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान के 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी ने कर्मा देवी सिंह को श्रद्धांजलि दी, जहां सीएम योगी ने कहा कि पहले युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया, समय से फैसले न होने से हम पीछे रह गए, हमें खुद को तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सरकार और समाज मिलकर के जब कार्य करेंगे, मिलकर के आगे बढ़ेंगे, परिणाम आएगा, अवश्य आएगा। कोई सोचता था यही पूर्वी उत्तर प्रदेश, यही पूर्वी उत्तर प्रदेश था। आज संजोग से मुंडेरवा चीनी मिल के उन दिवंगत किसानों की श्रद्धांजलि का भी है जिन्हें लगभग 2 दशक पूर्व गोलियों से भून करके जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और सकारात्मक सोच की सरकार आई, अन्नदाता किसानों के हित के बारे में कार्य करने वाली सरकार आई, तो मंडेरवा में आज एक नई चीनी मिल पूरी भव्यता के साथ कार्य कर रही है। कोई सोचता था मंडेरवा में चीनी मिल लगेगी, एक सरकार थी उसने बेच दिया, एक सरकार आई उसने कहा नहीं, अन्नदाता किसान के लिए चीनी मिल मुंडेरवा में चलनी आवश्यक है। ठीक है, हमारे विधायक दयाराम चौधरी थे, बेचारे कई बार आए, इन्होंने कहा कि कैसे होगा, हमने कहा आप चिंता मत करिए, हम मुंडेरवा में बनाएंगे चीनी मिल। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज मुंडेरवा में चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना मेडिकल कॉलेज कैंपस में होगी, लोग मानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज आज बस्ती का चल चुका है और वह भी त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वशिष्ठ के नाम पर। इससे बड़ी कृतज्ञता क्या हो सकती है। आज मेडिकल कॉलेज बस्ती के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर, देवरिया में भी, कुशीनगर में भी, महाराजगंज में भी और गोरखपुर में एम्स से भी संचालित हो गया। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संसाधन बीच में आड़े नहीं बनते। जब हम सोचते रहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ किस स्थिति में रहते हैं, तब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, तभी व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है। हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है। और उस सकारात्मक दृष्टि में आगे बढ़ने का परिणाम क्या है। अब कभी बस्ती के एक साहित्यकार ने कहा था, बस्ती को बस्ती कहूं काहे कहूं उजाड़। अब बस्ती बस्ती नहीं, अब तो बस्ती एक नगर बन चुका है, भव्यता के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाला नगर बन चुका है। दुनिया आज आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि इन बच्चों को हम
दुनिया की भी तमाम भाषाओं के बारे में उनके एक जनरल स्टडी करवा लें, उसके जनरल यानी उसकी सामान्य बातों के बारे में, दुनिया की उन भाषाओं के बारे में भी, किस देश के अंदर, भारत के अंदर, किस राज्य के अंदर। भाई आप अगर महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा मराठी भी बोलना आपको आ जाए, सीखने में क्या बुरा लगा। अपने सामान्य पढ़ाई करने के साथ साथ 1 घंटे की अतिरिक्त क्लास लग सकती है। तमिलनाडु में जा रहे हैं, थोड़ी तमिल भी आपको बोलनी आ जाए। कर्नाटक में जा रहे हैं, थोड़ा कन्नड़ भी सीख लें। बंगाल में जा रहे हैं, थोड़ा बंगाली भी बोलना सीख लें। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, भारत की एकता की प्रतीक है, और ये सभी की जननी देववाणी संस्कृत है। थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक संस्थान बन सकता है। या दुनिया के किसी देश में जाना चाहते हैं तो दुनिया के उन देशों की भी मैपिंग हमारे पास हो, क्या स्थिति है वहां की, कितना उनको नर्सिंग चाहिए, नर्सिंग का कितना स्टाफ चाहिए, एक समूह बना करके, और वहां का लैंग्वेज की जानकारी पहले से यहां पर हो, तो पहले दिन से ये बच्चे वहां जाएंगे, इनका प्लेसमेंट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, और उसकी जानकारी करना। अब इसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई है, भाषणी ऐप ने तो उसको और आसान कर लिया है। तो किसान आंदोलन के दौरान दलित प्रेरणा स्थल नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से गिरफ्तार किए गए सभी किसानों की रिहाई के लिए गांवों में कैंडल मार्च निकालकर विरोध किया जा रहा है। महिला और पुरुष सभी किसानों ने हाथ में मोमबत्ती लेकर किसानों की रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यह विरोध जारी रहेगा, नोएडा प्राधिकरण हमारी मांगों को पूरा करे। ऐसे में मंगलवार रात को बदौली, झट्टा, सरपाबाद गांव में कैंडल मार्च निकाला गया। तो 7 किसानों को जेल से रिहा किया गया और बाकी 129 किसान अभी भी लुक्सर जेल में बंद हैं। किसानों के समर्थन में नोएडा के अब वकील भी उतर आए हैं और वकीलों का कहना है कि जो किसान हैं, 129 किसान जिन्हें अभी भी जेल में बंद किया गया है लुक्सर वाले, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। तो संभल जिले में बीते दिनों जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं इस हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। जेल में बंद आजम खान पर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। किसी गैर या अपनों ने नहीं बल्कि खुद आजम खान ने सियासत को गर्म किया है। एक तरफ जहां जेल से आजम खान का लेटर बम फूटा, तो दूसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़े 27 मुकदमे सुर्खियों में है। जेल से लेटर के रूप में फूटा आजम खान का संदेश मुस्लिम लीडरशिप पर इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़ा किया है। मुसलमानों के हालात का जिक्र करते हुए संभल हिंसा पर संसद में सियासत पर भी सवाल किया गया। हालांकि आजम खान का जेल से आया संदेश रामपुर सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर के लेटर पैड पर है और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 27 जमीन संबंधित मामलों पर एमपी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आजम खान के वकील का यह कहना है कि 27 मुकदमों को एक साथ सुनवाई हुई है। तो मथुरा में महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने सुनी महिलाओं की फरियाद और अधिकारियों के साथ बैठक कर महिलाओं के उत्पीड़न मामलों का संज्ञान लेकर काउंसलिंग के आधार पर निस्तारण के लिए निर्देश पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान और आज मथुरा पहुंची और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर यहां महिला उत्पीड़न संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों को काउंसलिंग के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए। बबीता चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। यूपी में योगी सरकार ने महिलाओं के लिए जिम सेंटर, टेलर की दुकान पर महिला कर्मी रखने के आदेश भी दिए हैं। आज मथुरा में महिला उत्पीड़न के 31 मामले सामने आए।
प्रशासनिक लोगों से कि जैसे सुनवाई होती है, जैसे थाने में आए सुनवाई के लिए या हमारी काउंसलिंग के लिए, सपोज उसका एक पार्ट है कि काउंसलिंग के लिए आए, तो कई बार या तो महिला नहीं आ रही या पुरुष नहीं आ रहे, तो कई बार ऐसी चीजें जब आती हैं तो कुछ केस पेंडिंग होते चले जाते हैं इंतजार में कि भाई आएंगे तो सुनवाई कराएंगे। क्योंकि मेरा भी मानना है और शायद प्रशासन का भी ये मानना है कि जो घरेलू हिंसा वाले केस हैं उनमें बहुत ज्यादा कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह से हम उनको कॉम्प्रोमाइज करा सकें। और तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।